खबरों की खबर में आपके साथ में फरहाद सिद्दीकी। खबरों की खबर में आज बात करेंगे कांवड़ यात्रा की। बताएंगे आपको कि कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार के बाद अब यूपी सरकार ने भी लगा दी है इस पर रोक। बताएंगे आपको कि क्यों हरिद्वार से गंगा जल लाने पर लग गई इतनी पाबंदियां और क्या है कांवड़ का इतिहास। आखिर कितनी तरह की होती है कांवड़ यात्रा, क्या है कांवड़ यात्रा का धार्मिक महत्व, हर साल तकरीबन कितने कांवड़िए ये यात्रा करते हैं, ये भी आज खबरों की खबर में आपको बताएंगे। इस यात्रा से जुड़ा एक और सबसे अहम सवाल वो ये कि क्या कांवड़ यात्रा का संबंध सिर्फ उत्तराखंड से आने वाले गंगाजल से ही है, उसका भी आज जवाब आपको देंगे। और कांवड़ यात्रा के बाद ज़्यादातर कांवड़िए किन शिवालयों में जाते हैं और क्यों इस यात्रा को कहा जाता है कांवड़ यात्रा, ये भी आज आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि पिछले साल से ही कांवड़ यात्रा पर कोरोना के काले बादल छाए हुए हैं और ये सिलसिला इस बार भी लगातार जारी है, क्योंकि कोरोना के चलते उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और शायद यही वजह है कि कांवड़ यात्रा को रद्द करने के बाद राज्य सरकार ने बॉर्डर पर भी सतर्कता बढ़ा दी है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि पाबंदी लगाने के बाद कोई भी भक्त 25 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के लिए हरिद्वार पहुंचे। लेकिन इस बीच योगी सरकार ये चाहती थी कि कांवड़ यात्रा पर रोक ना लगाई जाए। योगी सरकार का ये मानना था कि कुछ गाइडलाइंस के साथ कांवड़ यात्रा कराई जा सकती है, जिसके तहत कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी होगा। कांवड़ यात्रा सांकेतिक तौर पर आयोजित होगी, सीमित लोगों को कांवड़ यात्रा में जाने की इजाजत दी जाएगी और यात्रा के लिए कुछ खास गाइडलाइंस और बनाई जाएंगी। लेकिन कांवड़ यात्रा को लेकर इतने दिनों से चल रही असमंजस की स्थिति आखिरकार खत्म हो गई। हालांकि सरकार अपनी तरफ से यात्रा पर रोक लगाने का सख्त फैसला शायद नहीं करना चाहती थी और इसके लिए कांवड़ संघों से बातचीत की गई, जिस पर खुद कांवड़ संघों ने ही कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया। चलिए अब आपको कांवड़ यात्रा का इतिहास और उसका धार्मिक महत्व बताते हैं। प्राचीन ग्रंथों और इतिहास की माने तो कहा यह जाता है कि पहला कांवड़िया रावण था। वेदों के मुताबिक कांवड़ की परंपरा समुद्र मंथन के समय से ही पड़ गई थी। समुद्र मंथन के दौरान महासागर से निकले विष को पीने से भगवान शिव का कंठ नीला हो गया, तब से उनका नाम नीलकंठ भी पड़ गया। और तब जहर के असर को कम करने के लिए देवी पार्वती समेत सभी देवी देवताओं ने उन पर पवित्र नदियों का शीतल जल चढ़ाया। तब जाकर शंकर विष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हुए। यहीं से कांवड़ यात्रा की परंपरा की भी शुरुआत हो गई। वहीं कहा यह भी जाता है कि इस विष को पीने से शिव जी के अंदर जिस नकारात्मक ऊर्जा ने जगह बनाई थी, उसे दूर करने का काम रावण ने किया था। रावण ने तप करने के बाद गंगा के जल से पूरे महादेव मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक किया, जिससे शिव जी इस ऊर्जा से मुक्त हो गए। इतिहास में कांवड़ यात्रा को परशुराम भगवान के समय से भी जुड़ा हुआ बताया गया है। परशुराम शिव जी के परम भक्त थे। मान्यता है कि एक बार वो कांवड़ लेकर यूपी के बागपत जिले के पास पूरा महादेव गए थे। उन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लेकर भोलेनाथ का जलाभिषेक किया था। उस समय श्रावण मास चल रहा था और तब से ही श्रावण के महीने में कांवड़ यात्रा निकालने की परंपरा शुरू हो गई और यूपी उत्तराखंड समेत तमाम राज्यों में शिव भक्त बड़े पैमाने पर हर साल सावन के दिनों में कांवड़ यात्रा निकालते हैं। इसको लेकर एक कथा ये भी प्रचलित है कि श्रवण कुमार ने पहली बार कांवड़ यात्रा की थी। माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के दौरान श्रवण कुमार हिमाचल के ऊना क्षेत्र में थे, जहां उनके अंधे माता पिता ने उनसे मायापुरी यानी हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा जताई। तब अपने माता पिता को हरिद्वार ले जाने के बाद वो अपने साथ गंगा जल भी लाए थे और इसे ही कांवड़ यात्रा माना जाने लगा। और ठीक वैसे ही अब कांवड़िए गंगा जल लेकर आते हैं। वैसे अंग्रेजों ने 19वीं सदी की शुरुआत में भारत में कांवड़ यात्रा का जिक्र अपनी किताबों, लेखों और कई पुराने फोटोज में भी किया है। लेकिन कांवड़ यात्रा 1960 के दशक तक बहुत तामझाम से नहीं हुआ करती थी। बस कुछ साधु संत श्रद्धालुओं के साथ नंगे पैर चलकर हरिद्वार या बिहार में सुल्तानगंज तक जाते थे और वहां से गंगा जल लेकर वापस लौटते थे, जिससे शिव का अभिषेक किया जाता था। और 80 के दशक के बाद ये यात्रा धीरे धीरे बड़े धार्मिक आयोजन में तब्दील होने लगी
और अब तो ये बड़े आयोजन के तौर पर होने लगी। चलिए आपको ये भी बताते हैं कि कितनी तरह की निकाली जाती है कांवड़ यात्रा और क्या है इसके नियम। सबसे पहले परशुराम भगवान के समय में शुरू हुई कांवड़ यात्रा पैदल ही निकाली जाती थी, लेकिन समय और सहूलियत के मुताबिक आगे चलकर कांवड़ यात्रा कई तरह की हो गई और इसके नए नियम कायदे भी बन गए। अभी तक 3 तरह की कांवड़ यात्रा निकालने का चलन है, जिसमें सबसे पहले खड़ी कांवड़ का नाम आता है। खड़ी कांवड़ यात्रा में भक्त कंधे पर कांवड़ लेकर पैदल यात्रा करते हुए गंगा जल लेने जाते हैं। ये सबसे कठिन यात्रा होती है क्योंकि इसके नियम भी काफ़ी कठिन होते हैं। इस कांवड़ को ना तो ज़मीन पर रखा जाता है और ना ही कहीं टांगा जा सकता है। अगर कांवड़िए को खाना खाना हो या आराम करना हो तो वो कांवड़ को या तो स्टैंड में रखेगा या फिर किसी अन्य कांवड़ियों को पकड़ाएगा। दूसरी तरह की होती है झांकी वाली कांवड़ यात्रा। समय के मुताबिक आजकल लोग झांकी वाली कांवड़ यात्रा भी निकालने लगे हैं। इस यात्रा के दौरान कांवड़िए झांकी लगाकर चलते हैं। वो किसी ट्रक, जीप या खुली गाड़ी में शिव प्रतिमा रखकर भजन चलाते हुए कांवड़ लेकर जाते हैं। इस दौरान शिव भक्त भगवान शिव की प्रतिमा का श्रृंगार करते हैं और गानों पर थिरकते हुए कांवड़ यात्रा निकालते हैं। और तीसरी होती है डाक कांवड़। वैसे तो डाक कांवड़ भी झांकी वाली कांवड़ जैसी ही होती है। इसमें भी किसी गाड़ी में भोलेनाथ की प्रतिमा को सजाकर रखा जाता है और भक्त शिव भजन पर झूमते हुए जाते हैं। लेकिन जब मंदिर से दूरी 36 घंटे की या 24 घंटे की रह जाती है तो कांवड़िए कांवड़ में जल लेकर दौड़ते हैं। ऐसे में दौड़ते हुए कांवड़ लेकर जाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके लिए कांवड़िए पहले से संकल्प करते हैं। चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि कितने कांवड़िए हर साल ये यात्रा करते हैं। आंकड़ों की अगर माने तो 2010 और इसके बाद से हर साल करीब 1 करोड़ 2 लाख कांवड़िए पवित्र गंगा जल लेने हरिद्वार जाते हैं और फिर इसे अपने माफिक शिवालयों में ले जाकर भगवान शिव पर चढ़ाते हैं। इस यात्रा को कांवड़ यात्रा क्यों कहा जाता है ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि इसमें आने वाले श्रद्धालु बांस की लकड़ी पर दोनों तरफ टिकी हुई टोकरियों के साथ पहुंचते हैं और इन्हीं टोकरियों में गंगा जल लेकर वापस लौटते हैं और इस कांवड़ को लगातार यात्रा के दौरान अपने कंधों पर रखकर यात्रा करते हैं। इसलिए इस यात्रा को कांवड़ यात्रा और यात्रियों को कांवड़िए कहा जाता है। हालांकि पहले लोग ये यात्रा नंगे पांव किया करते थे, लेकिन अब नए ज़माने के हिसाब से बाइक, ट्रक और दूसरे साधनों के जरिए भी ये यात्रा की जाने लगी है। यहाँ पर एक और अहम सवाल ये है कि क्या कांवड़ यात्रा का संबंध सिर्फ उत्तराखंड से आने वाले गंगाजल से ही है? तो आपको बता दें कि आमतौर पर परंपरा तो यही रही है, लेकिन बिहार, झारखंड और बंगाल या उसके करीब के लोग सुल्तानगंज जाकर भी गंगा जल लाते हैं और कांवड़ यात्रा करके झारखंड में देवघर के वैद्यनाथ मंदिर या फिर बंगाल के तारकनाथ मंदिर के शिवालयों में जाते हैं। और अब एक मिनी कांवड़ यात्रा इलाहाबाद और बनारस में भी होने लगी है। अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि कांवड़ यात्रा के बाद ज़्यादातर कांवड़िए किन शिवालयों में जाते हैं, तो चलिए ये भी आपको बता देते हैं। माना तो ये जाता है कि श्रावण की चतुर्दशी के दिन किसी भी शिवालय पर जल चढ़ाना फलदायक होता है, लेकिन आमतौर पर कांवड़िए मेरठ के औघड़नाथपुरा महादेव, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर, झारखंड के वैद्यनाथ मंदिर और बंगाल के तारकनाथ मंदिर में पहुंचना ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ लोग अपने गृहनगर या घर के आसपास के ही शिवालयों में जल चढ़ाने जाते हैं। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के लिए श्रद्धालु उत्तराखंड के हरिद्वार, गौमुख और गंगोत्री पहुंचते हैं और वहां से पवित्र गंगा जल लेकर अपने निवास स्थानों के पास के मशहूर शिव मंदिरों में उस जल से चतुर्दशी के दिन भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा श्रावण मास यानी सावन के महीने में होती है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक जुलाई का वो समय होता है जब मानसून अपनी बारिश से पूरे देश को भिगो रहा होता है। इसकी शुरुआत श्रावण मास की शुरुआत से होती है और ये 13 दिनों तक यानी श्रावण की त्रयोदशी तक चलती है। सावन का महीना भगवान शिव का बेहद प्रिय महीना है। मान्यता है कि इस महीने में महादेव की पूजा अर्चना करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए ही लोग कांवड़ यात्रा निकालते हैं। कांवड़ में वो गंगा जल लेकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।
25 जुलाई से सावन का महीना शुरू होने जा रहा है, लेकिन इस बार कांवड़ की यात्रा पर कोरोना का काला साया मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर करें। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।